हेलो दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, संविधान संशोधन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन निकाले हैं जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए 100 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है अभी तक हो चुके हैं, तो हमको क्या सभी पढ़ना है? क्या नहीं, कुछ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को दिमाग में रख सकते हैं, उन्हीं को याद रख सकते हैं और उन्हीं से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने 25 से 30 ऐसे अमेंडमेंट निकाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है और बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो वही 25 से 30 अमेंडमेंट आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करें उससे पहले हमको ये समझना होगा कि अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का मतलब होता है कि संविधान में कोई चेंजेस या फिर करेक्शन किया जाए। इसे इसलिए किया जाता है ताकि टाइम के हिसाब से चेंजेस हो सके। संविधान में जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो लॉ को बेहतर और प्रेजेंट टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपडेट करने के लिए होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं हम, जो कि है हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। संविधान लागू हुआ था, उसके बाद पहला अमेंडमेंट जो आया वो आया 1951 में। अब बात करते हैं कि ये अमेंडमेंट क्यों लाया गया। देखिए, इसे इंडिया की फ्रीडम के बाद में, आज़ादी के बाद में लैंड रिफॉर्म्स लॉ को इम्प्लीमेंट करने, साथ में बोलने की आज़ादी जो होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस पर कंट्रोल रखने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था। इस अमेंडमेंट को लाने का मेन पर्पस जो था, मकसद था गवर्नमेंट का, वो ये था कि लैंड रिफॉर्म्स लॉ को कोर्ट्स में चैलेंज न दिया जा सके। इसीलिए ये जो अमेंडमेंट था वो लाया गया था। अब इस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव हुए वो बात करते हैं। तो 9th शेड्यूल को जोड़ा गया इस अमेंडमेंट के थ्रू। इस शेड्यूल से लैंड रिफॉर्म्स लॉ को बनाया गया है। इस लॉ को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती और इसकी वजह से गवर्नमेंट के लैंड से रिलेटेड लॉ जो है वो प्रोटेक्ट हो गए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19(1) में चेंज किए गए। ये क्या चेंजेस थे इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताया गया है। इसमें 3 नए रूलों को जोड़ा गया। पहला जो प्रावधान जोड़ा गया वो है पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था। ये प्रावधान इसलिए जोड़ा गया ताकि किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति से, मतलब एक्सप्रेशन या फिर स्पीच से, देश की शांति और कानून व्यवस्था को नुकसान न हो। जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बना रहे प्रॉपर, उसको नुकसान ना पहुंचे। तो ये पहला देखिए प्रावधान, पब्लिक ऑर्डर जोड़ा गया। दूसरा, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, विदेशी राज्यों से संबंध। इसमें यह बताया गया कि यदि किसी अभिव्यक्ति से, मतलब वही एक्सप्रेशन या स्पीच से, दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्ते पर अगर नकारात्मक असर पड़ सकता है तो उसे रोका जा सकता है। ये कदम जो है फॉरेन पॉलिसी के तहत लिया गया है। तीसरा जो प्रावधान है वो है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अपराध के लिए उकसाना। अगर कोई किसी को अपराध करने के लिए भड़काता है तो यह भी अब फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं रहेगा। इस प्रावधान के तहत अपराध को उकसाने वाले अभिव्यक्ति, मतलब स्पीच या एक्सप्रेशन पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा स्पेशल प्रोविजंस किए गए फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसमें स्टेट को बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने का राइट दिया गया जिससे उनका डेवलपमेंट हो सके। एंड राइट टू नेशनलाइज, मतलब इसमें स्टेट को बिजनेस का नेशनलाइजेशन करने का राइट दिया गया। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस को अपने कंट्रोल में ले सकती है और इसे राइट टू ट्रेड का वायलेशन नहीं माना जा सकता। तो इस तरीके से जो हमको अलग अलग देखिए बदलाव देखने को मिले। फ्रीडम ऑफ स्पीच को पूरी तरह से असीमित रखने के बजाय समाज और देश की भलाई के लिए उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध जो है वो लगाए गए। तो ये था हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। ठीक है, किससे रिलेट करता है ये? 2 चीज़ें दिमाग में रखना है, लैंड रिफॉर्म्स लॉ और दूसरा हमारा है बोलने की आज़ादी पर, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कुछ कंट्रोल जो है वो रखने के लिए अमेंडमेंट किए गए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट हम अमेंडमेंट लेते हैं जो कि हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, 7वां। ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको समझते हैं। देखिए, इसको हम थोड़ा सा ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि 7 लिखा हुआ है ना, 7 नंबर, इसको हिंदी में 7 बोला जाता है। तो ऐसा इमेजिन करो कि देश के अंदर जितने भी राज्य थे वो साथ साथ अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि किसी राज्य के साथ लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही थी, किसी की सीमा की प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन सब का सॉल्यूशन किया गया, राज्यों का वापस से पुनर्गठन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया स्टेट का, और सभी राज्य जो है फिर साथ साथ अच्छे से काम करने लगे और देश प्रगति की ओर बढ़ने लगा। बस ये एक छोटी सी हमारी स्टोरी है। इससे आपको दिमाग में आ जाएगा कि 7 नंबर जो है ना वो साथ साथ राज्यों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, और इसके लिए राज्यों का पुनर्गठन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इसको दिमाग में रख सकते हैं। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इस अमेंडमेंट को हम।
तो ये अमेंडमेंट राज्यों के पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से संबंधित हैं। जो पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, इसका मतलब ये होता है कि स्टेट की बाउंड्रीज को फिर से कंट्री में अरेंज करना। भारत के इंडिपेंडेंस के बाद में स्टेट को 4 लिस्ट में जो है वो बांटा गया था, लेकिन जो स्टेट्स थे वो लैंग्वेजेस के आधार पर स्टेट की मांग कर रहे थे, जिसके कारण ये अमेंडमेंट जो है वो लाया गया। तो इस अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव हुए वो देखते हैं हम। लैंग्वेज के आधार पर स्टेट का निर्धारण किया गया। इस संशोधन से जो 4 लिस्ट वाले सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया। लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बनाए गए, जैसे कि गुजरात जहाँ पर गुजराती भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र जहाँ पर मराठी भाषा बोली जाती है। 4 लिस्ट वाले सिस्टम में स्टेट को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी लिस्ट में बांटा जाता था। यहाँ पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी की जो बात करी ना हमने, इसको ऐसे देख सकते हैं कि पार्ट ए के जो स्टेट थे इसमें भारत के वे राज्य शामिल थे जो पहले ब्रिटिश इंडिया के प्रांत हुआ करते थे। ये राज्य सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे, जैसे कि मद्रास, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो ये पार्ट ए स्टेट की लिस्ट में थे। पार्ट बी स्टेट की बात करें तो इसमें वे रियासतें शामिल थी जो स्वतंत्रता के बाद में, फ्रीडम के बाद में भारतीय संघ में मिलाई गई थी। इसमें पहले के राजा या महाराजा होते थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में इन पर एक राज प्रमुख जो है वो शासन करता था, जैसे कि हैदराबाद हो गया, जम्मू और कश्मीर हो गया, मैसूर, राजस्थान, पटियाला, पूर्वी पंजाब। तो ये पार्ट बी स्टेट के अंदर आते थे। पार्ट सी स्टेट में इसमें छोटी रियासतें और पूर्ववर्ती जो ब्रिटिश चीफ कमिश्नर द्वारा शासित क्षेत्र थे वो आते थे, जैसे कि दिल्ली, भोपाल, कोचीन, मणिपुर, ये सब आते थे। पार्ट डी की बात करें तो इस वर्ग में केवल एक राज्य आता था जो कि था अंडमान और निकोबार, और ये क्षेत्र का जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सीधे केंद्र सरकार के अधीन था और यहाँ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो नियुक्त होता था। 1956 में आए इस अमेंडमेंट के चलते स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो लागू किया गया और चारों श्रेणियों वाले जितने भी ये स्टेट चलते थे सिस्टम, ये खत्म हो गए और राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर किया गया। राज्यों को अब स्टेट और यूनियन टेरिटरी के रूप में क्लासिफाइड किया गया। ठीक है, इसके अलावा और भी अमेंडमेंट हमको देखने को मिलते हैं। 7th नंबर के अगर हम संशोधन की बात करें तो कॉमन हाई कोर्ट की बात की गई। अब 2 स्टेट के लिए एक ही हाई कोर्ट जो है वो बनाया जा सकता है। इसके साथ में हाई कोर्ट अब यूनियन टेरिटरी को भी संभाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि 1952 में आंध्र प्रदेश जो है लैंग्वेज के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट था। कौन सा? आंध्र प्रदेश। करंटली अगर हम बात करें, जैसे हमने हाई कोर्ट की बात करी, तो देश में अभी कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ चलें, जो कि है हमारा 10वां संविधान संशोधन, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961। ये अमेंडमेंट जो है ये दादर और नागर हवेली को इंडियन यूनियन में जोड़ने के लिए लाया गया था। इसमें इंडियन यूनियन में वे सभी एरियाज आते हैं जहां पर इंडिया का कंट्रोल होता है। इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद भी कुछ एरिया जो है फॉरेन रूल के अंडर में हमको देखने को मिलते थे, जिसमें दादर और नगर हवेली जो है ये भी एक था। ये जो एरिया था ये 1783 से लेकर 1954 तक पुर्तगालियों के कंट्रोल में रहा था और 1954 में इंडियन आर्मी ने इस एरिया पर कब्जा कर लिया और इसे पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था। अब बात करें कि इस अमेंडमेंट से संविधान में क्या क्या बदलाव हुए, तो इस अमेंडमेंट से दादर और नागर हवेली को इंडियन यूनियन में जोड़ा गया और इसे एक यूनियन टेरिटरी जो है वो बनाया गया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने दादर और नागर हवेली को दमन और दीव के साथ मर्ज कर दिया और एक नई यूनियन टेरिटरी जो है बनाई गई, जिसका नाम दिया गया दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। पहले ये अलग अलग हुआ करते थे, पर 2020 में इन्हें मर्ज कर दिया गया है। 2 यूटी को मिलाकर एक यूटी जो है वो बना दी गई है। तो ये क्लियर हो गया। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 किससे रिलेट करता है? दादर एंड नगर हवेली से रिलेट करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 की। तो ये अमेंडमेंट जो है गोवा और दमन एंड दीव को इंडियन यूनियन में जोड़ने के लिए लाया गया था। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी गोवा, दमन एवं दीव ये पुर्तगालियों के अंडर थे। पुर्तगालियों वहाँ पर रूल करते थे। 1961 में इंडियन आर्मी ने गोवा और दमन एंड दीव पर सफलतापूर्वक जो है वो कब्जा कर लिया और इन्हें इंडिया में शामिल कर लिया। इस अमेंडमेंट में क्या क्या बदलाव हुए, तो इसके तहत गोवा और दमन एवं दीव को इंडियन यूनियन में जोड़ा गया और इन्हें एक यूनियन टेरिटरी जो है वो बनाया गया, यूटी बनाया गया। यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं हम, तो ये वो एरियाज होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। यहाँ स्टेट की तरह स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नहीं होती है।
इस नई यूटी को 2 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया था जिसका नाम था दमन एवं दीव। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, 30 मई 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य जो है उसका दर्जा दिया गया। कब? 1987 में। गोवा और दमन एंड दीव को इंडिया में मर्ज करने के लिए ऑपरेशन विजय जो है 1961 में वो चलाया गया था। ऑपरेशन विजय में बेसिकली ये हुआ था कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से पुर्तगाली सेना को हराया था, जिसके बाद में उसका परिणाम ये निकला कि गोवा, दमन और दीव को भारत में मिला लिया गया। मात्र 36 घंटे में ही ये अभियान जो चला था ऑपरेशन विजय वो सफल हो गया था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया था। तो ध्यान रखना है, जो 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 आया था वो आया था गोवा और दमन एंड दीव को इंडियन यूनियन में जोड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा संविधान संशोधन आता है 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1966। इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट इंडियन गवर्नमेंट को यूनियन टेरिटरीज में चेंजेस करने की पावर देने के लिए लाया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 3 की हेल्प से इंडियन गवर्नमेंट स्टेट की बाउंड्रीज में चेंजेस कर सकती थी, लेकिन इसमें यूनियन टेरिटरीज में बदलाव करने की पावर जो है इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं थी, और इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये अमेंडमेंट जो है वो लाया गया था। इस अमेंडमेंट के चलते आर्टिकल 3 में यूनियन टेरिटरीज को जोड़ा गया, जिससे गवर्नमेंट अब यूनियन टेरिटरीज में भी चेंजेस कर सकती हैं। अमेंडमेंट करने के बाद पंजाब से चंडीगढ़ को अलग कर दिया गया और चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरीज जो है वो बनाया गया। यहाँ पर यह चीज ध्यान रखिएगा कि यह अमेंडमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा के टाइम पर लाया गया था। किसके टाइम पर? गुलजारी लाल नंदा, जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं, 21वां संविधान संशोधन की बात करते हैं 1967 की। इंपॉर्टेंट है ये भी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जो देश में सिंधी भाषा थी, सिंधी लैंग्वेज, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बनाया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल है उसमें सभी गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो गवर्नमेंट ऐसी लैंग्वेज को ये टाइटल देती है जिनको बचाने की जरूरत होती है। ठीक है, इस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव हुए? सिंधी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में जोड़ा गया और उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का टाइटल दिया गया। 2024 में फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो इंडिया में 22 भाषा जो है, 22 लैंग्वेज, उनको ऑफिशियल लैंग्वेज का टाइटल जो है वो दिया जा चुका है, 22। ये आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले अमेंडमेंट की तरफ चलते हैं जो कि हमारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। ये अमेंडमेंट जो है इसको गोलकनाथ वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए डिसीजन को चेंज करने के लिए लाया गया था। तो बात करें कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था, तो ये डिसीजन दिया था कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है, और इसी डिसीजन को चेंज करने के लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने संविधान में 24वां संशोधन जो है अमेंडमेंट वो किया था। इस अमेंडमेंट में क्या क्या बदलाव हुए? तो इस संशोधन के चलते संविधान में आर्टिकल 13(4) को जोड़ा गया, जिसमें गवर्नमेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर दी गई। इस अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट को संविधान संशोधन को सहमति देना कंपलसरी कर दिया गया। प्रेसिडेंट की सहमति, देखिए कि कोई भी बिल तब तक लॉ नहीं बन सकता जब तक कि प्रेसिडेंट उस बिल पर अपनी सहमति नहीं देता है और उस बिल पर अपने सिग्नेचर नहीं कर देता है। इसी को प्रेसिडेंट कॉन्सेंट कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में रूलिंग दी थी, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है वो आया, जिसके तहत सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हर हिस्से को अमेंड कर सकता है। पर यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आना चाहिए, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, जो कि गोलकनाथ वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट केस से रिलेट करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए हमारा अमेंडमेंट आता है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। ये जो अमेंडमेंट है ये सिक्किम स्टेट को इंडिया में मर्ज करने के लिए लाया गया था। देखिए, सिक्किम जो राज्य था ना, वो लंबे टाइम तक एक इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी, मतलब एक स्वतंत्र रियासत जो है वो रहा, पर उसके इंडिया के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। 1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद सिक्किम को एक प्रोटेक्टेड स्टेट का दर्जा जो है वो दिया गया था। 1975 में सिक्किम के लोगों ने रेफरेंडम के जरिए इंडिया में मर्ज होने का डिसीजन जो है वो लिया, और इसी डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए ये अमेंडमेंट जो है वो लाया गया था। यहाँ पर हमने रेफरेंडम की बात करी, मतलब जनमत संग्रह। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर लोगों से सीधे तौर पर राय ली जाती है। तो जनमत संग्रह रेफरेंडम के जरिए इंडिया में मर्ज होने का डिसीजन जो लिया था सिक्किम ने, उसके बाद इस अमेंडमेंट को लाया गया था। यहाँ पर हमने प्रोटेक्टेड स्टेट की भी बात करी, तो इसका मतलब होता है कि ऐसा एरिया जो कि अपने डिसीजन खुद लेता हो,
पर उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और कंट्री की होती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड स्टेट बोलते हैं। क्लियर। बात करें कि इस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव देखने को मिले, तो सिक्किम को भारत के साथ मर्ज किया गया था और उसे एक स्टेट जो है वो बनाया गया था। सिक्किम इंडिया में मर्ज होने के बाद में इंडिया का 22वां राज्य बना था, 22वां स्टेट बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब 42वें संविधान संशोधन 1976 की। तो ये अमेंडमेंट जो है ना, ये इमरजेंसी के समय इंडियन पार्लियामेंट को और ज़्यादा पावर देने के लिए लाया गया था। 42वां संविधान संशोधन, इस संशोधन से क्या क्या बदलाव किए गए संविधान में वो हम डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा बड़ा है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम। सबसे पहला तो ये कि इस अमेंडमेंट से प्रियम्बल में 3 नए शब्द जो है, वर्ड जो है वो जोड़े गए। जो हमारी प्रस्तावना है उसके अंदर 3 शब्द जो है वो शामिल किए गए। ये 3 शब्द जो है वो कौन कौन से थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है वो ऐड किए गए। प्रियम्बल प्रस्तावना की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देने वाला डॉक्यूमेंट है, जिसमें संविधान की फिलॉसफी और ऑब्जेक्टिव को समझाया गया है। इस अमेंडमेंट के चलते भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो किए गए, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। हर सिटीजन के लिए कुछ ड्यूटीज़ होती है जिसे उसे पालन करना चाहिए, हालांकि इन ड्यूटीज़ का पालन न करने पर कोई कानूनी सज़ा नहीं होती है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया इस अमेंडमेंट के चलते। इसके साथ में प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मानना जो है वो अनिवार्य बना दिया गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करना उसे अनिवार्य किया गया राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को कोर्ट्स में चुनौती नहीं दी जा सकती, है प्रावधान किया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू पावर जो है वो खत्म कर दी गई। इस अमेंडमेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू और रीट्स जारी करने की जो शक्ति थी उसको समाप्त कर दिया गया। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है कि अदालतें सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकती हैं और यदि वे संविधान के खिलाफ हो तो उन्हें रद्द कर सकती हैं। तो जुडिशियल रिव्यू पावर जो है वो खत्म कर दी गई इस संविधान संशोधन के तहत। एंड लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल जो है वो 5 से 6 साल कर दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया, 6 साल कर दिया गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किया, पर यह संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया था। लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए इसे वापस से 5 साल जो है वो कर दिया गया। जो 6 साल किया गया था उसे वापस से 5 साल कर दिया गया था। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन के तहत एक और प्रावधान किया गया, यदि कोई कानून डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए बनाया जाता है तो अदालतें जो होगी उसे रद्द नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करी, तो ये वो गाइडलाइंस हैं जिनको देखकर कोई भी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज और लॉ बनाती हैं। इस अमेंडमेंट ने गवर्नमेंट को एंटी नेशनल लॉ बनाने की पावर जो है वो दी। साथ ही यह भी ऐड किया गया कि यह एंटी नेशनल लॉ को फंडामेंटल राइट्स से ऊपर रखा जाएगा। इस अमेंडमेंट के चलते 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया। ये 3 नए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये कौन कौन से हैं, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, पर्यावरण, वनों और वन्य जीवों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस तरीके से 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया। इस अमेंडमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एंटी नेशनल एक्टिविटीज से निपटने के लिए आर्मी को किसी भी स्टेट में डिप्लॉय कर सकती थी। इस अमेंडमेंट से 6 टॉपिक को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया। स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट लिस्ट में जो दिए गए विषय होते हैं उस पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो विषय दिए गए होते हैं उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। और इस संविधान संशोधन के बाद में स्टेट लिस्ट से 6 टॉपिक जो है वो निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए। इसमें 6 टॉपिक में से महत्वपूर्ण जो है जैसे कि एजुकेशन हुआ, फॉरेस्ट हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इस अमेंडमेंट से पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में कोरम के होने की नीड को एंड कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि अब बिना कोरम के भी गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में वर्क कर सकती है। कोरम मतलब होता है कि भैया पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर को चलाने के लिए मिनिमम सदस्य संख्या, ठीक है, तो इसको ख़त्म कर दिया गया। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए इसे फिर से सही किया गया और कोरम की आवश्यकताओं को फिर से लागू कर दिया गया था कि नहीं, मिनिमम मेंबर तो रिक्वायर्ड होंगे, तभी संसद और विधानसभा की कार्यवाही जो है वो हो सकेगी। ठीक है,
अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है चेंजेस की गई देखिए 42वें संविधान संशोधन में, इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम के अंदर ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करी थी हमने, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में ऐड की गई थी। तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में ऐड की गई थी, है ना। ये चीज़ हम पढ़ भी चुके हैं पहले, इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पर ये 42वें संविधान संशोधन को हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन की। 44वां संविधान संशोधन 1978। अब ये क्यों लाया गया था संविधान संशोधन? इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। ये अमेंडमेंट जो है नेशनल इमरजेंसी के समय जो गलत अमेंडमेंट्स लाए गए थे उनको हटाने के लिए लाया गया था। नेशनल इमरजेंसी आप सभी को पता ही है कि वो कंडीशन होती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सभी पावर आ जाती है। इस संशोधन से क्या क्या बदलाव किए गए वो डिस्कस करते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस की कंडीशन में लगाई जा सकती थी, पर इस अमेंडमेंट के बाद में नेशनल इमरजेंसी जो है आर्म्ड रिबेलियन की कंडीशन में ही लगाई जा सकती है। देखिए, पहले भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत जो नेशनल इमरजेंसी है उसको लागू करने के लिए इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब आंतरिक अशांति एक कारण हुआ करता था। इसका मतलब ये था कि अगर देश के भीतर किसी भी प्रकार की अशांति या अस्थिरता होती है तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है नेशनल इमरजेंसी घोषित किया जा सकता था। लेकिन फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद में इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह जो है वो आर्म्ड रिबेलियन मतलब सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह है कि अब केवल तभी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है जब देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह जैसी गंभीर स्थिति हो। समझ में आ गया आपको? इस अमेंडमेंट के बाद में नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिटर्न मंजूरी जो है वो होने को कंपलसरी कर दिया गया था। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज, इस अमेंडमेंट के जरिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए जो एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट जो है वो बनाया गया। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया। अब देखिए, ये जो अमेंडमेंट्स लाए गए थे ना, ये जनता पार्टी के द्वारा लाए गए थे। नेशनल इमरजेंसी के समय जो गलत अमेंडमेंट्स लाए गए थे उनको हटाने के लिए ये संशोधन लाया गया। हम बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट की, कि राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो फंडामेंटल राइट था उसे हटाकर लीगल राइट जो है वो बना दिया गया। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इस अमेंडमेंट के बाद नेशनल इमरजेंसी के समय आर्टिकल 20 और 21 को हटाया नहीं जा सकता, ये प्रावधान किया गया। और भी बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, जैसे इस अमेंडमेंट के बाद यदि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट करना है तो उसे रेफरेंडम कराना कंपलसरी होगा, ये प्रावधान किया गया। इस अमेंडमेंट से आर्टिकल 38 को ऐड किया गया था जो कि स्टेट को सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करने को बोलता है। इस अमेंडमेंट से पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की टेन्योर जो 6 साल थी, जो हमने पढ़ा था अभी 42वें संविधान संशोधन में कर दी गई थी 5 से 6, वापस से यहाँ पर क्या करा गया, 6 को 5 साल कर दिया गया। इसके अलावा 44वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुधार जो है वो भी किए। इसके तहत आपातकाल को मतलब इमरजेंसी जो होती है नेशनल इमरजेंसी, उसको लागू करने के बाद इसकी अवधि बढ़ाने के नियम पर यहाँ पर कड़े डिसीजन लिए गए। मतलब आपातकाल को 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर बढ़ाना है तो उसमें कुछ कारण है कि ये कारण जो है वो फुलफिल होने चाहिए, तभी आपातकाल को 1 साल से ज़्यादा जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो आर्टिकल 352 जो है नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 352 की घोषणा के बाद में उसे केवल 6 महीने के लिए ही लागू किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल को। इसके बाद आपातकाल को 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये प्रावधान भी किया गया इस अमेंडमेंट के चलते। जो 44वां संविधान संशोधन था 1978, इसका उद्देश्य इमरजेंसी से जुड़े प्रावधानों में सुधार लाना और 42वें संविधान संशोधन के दौरान जो पावर मतलब शक्तियों का दुरुपयोग हुआ था उसे रोकना था। हालांकि कुछ आलोचकों का ये मानना है कि इमरजेंसी हटाया नहीं गया, बल्कि इसे संविधान का एक स्थायी और वैध हिस्सा जो है वो बना दिया गया। यानी इमरजेंसी लगाना अब भी संभव है, बस इसे लागू करने के लिए कुछ सख्त नियम जो है वो बनाए गए, जिससे यह एक संवैधानिक प्रक्रिया बन गई है। 44वें संविधान संशोधन ने आपातकाल इमरजेंसी को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया, बल्कि इसे नियंत्रित और कानूनी रूप से संवैधानिक बना दिया। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमने 44वां संविधान संशोधन जो है वो डिस्कस किया। अब 1 से 50 के बीच में जो 3 संविधान संशोधन आपके दिमाग के अंदर छप जाना चाहिए वो है 7 नंबर का, 7 चलना चाहिए स्टेट को, हमने याद किया था ट्रिक से, पुनर्गठन से संबंधित है वो, है ना, राज्यों का पुनर्गठन। 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम 50 से लेकर 100 के बीच के संविधान संशोधन की। ठीक है, तो काफ़ी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987, 56वां संविधान संशोधन। तो इस अमेंडमेंट को गोवा को एक स्टेट बनाने के लिए लाया गया था। पहले गोवा और दमन एंड दीव को एक यूनियन टेरिटरी जो है उसके रूप में शामिल किया था। इस अमेंडमेंट के बाद में गोवा को एक यूटी से हटाकर स्टेट बनाया गया था। दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी ही बनाए रखा। गोवा को 40 मेंबर वाली स्टेट लेजिस्लेचर के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987। आगे बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन आता है 1999 में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। ये अमेंडमेंट इलेक्शन में वोट करने की एज को 21 से 18 करने के लिए लाया गया था। इस अमेंडमेंट ने लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में वोट देने की जो एज थी उसे 21 से 18 कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार वोट देने की उम्र 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन के जरिए आर्टिकल 326 में बदलाव किया गया और 21 से 18 साल किया गया। किस आर्टिकल में चेंज किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 326। तो ये 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 हमने डिस्कस किया। आगे अब बात करते हैं 69वें संविधान संशोधन 1991 की। तो ये अमेंडमेंट जो है ना, ये दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस देने के लिए लाया गया था। देखिए, दिल्ली के सिटीजन्स लंबे समय से एक रीजनल गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे। इसी डिमांड को पूरा करने के लिए ये अमेंडमेंट जो है वो लाया गया था। इस अमेंडमेंट ने दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया और साथ में इसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी का नाम भी दिया। इस अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली को 70 मेंबर वाली लेजिस्लेचर बनाया गया। विधानसभा वहाँ पर बनाई गई 70 मेंबर की। इस अमेंडमेंट से दिल्ली में 7 मेंबर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रोविजन जोड़ा गया और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर जो है वो लीड करेगा, ये प्रोविजन भी किया गया। तो ये था हमारा 69वां संविधान संशोधन 1991, जो कि दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देने से संबंधित है। अगला हमारा देखिए संशोधन आता है 71वां संविधान संशोधन 1992। तो ये अमेंडमेंट से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। इस अमेंडमेंट से ध्यान रखिएगा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इनको 8वीं अनुसूची जो है 8th शेड्यूल, उसमें जोड़ा गया। 8th शेड्यूल में टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज की संख्या कितनी हो गई थी उस दौरान? 18 हो गई थी। वर्तमान में कितनी है? 22 है। कोंकणी लैंग्वेज जो है ये गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका यहाँ पर बोली जाती है। मणिपुरी लैंग्वेज मणिपुरी स्टेट में बोली जाती है। नेपाली लैंग्वेज जो है ये इंडिया के दार्जिलिंग, सिक्किम इस क्षेत्र में बोली जाती है। तो 71वां संविधान संशोधन जो है ना, वो इसी से रिलेट करता है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। इसके बाद बात करते हैं अब 73वें संविधान संशोधन 1992 की। तो ये अमेंडमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के तहत पंचायत सिस्टम को हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायत सिस्टम को। देखिए, जो पंचायत है वो हमेशा से ही इंडिया के विलेजेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, पर इसे संवैधानिक दर्जा जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो 1992 में 73वें संविधान संशोधन से मिला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये। इस अमेंडमेंट के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब सब्जेक्ट दिए गए हैं जिन पर पंचायतें जो हैं वो कानून बना सकती हैं और नीतियों को लागू कर सकती हैं। 73वें ही संविधान संशोधन के तहत पंचायत जो है उसमें SC ST को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा और साथ ही में 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को भी दिया जाएगा, ये प्रावधान भी किया गया। पंचायत को देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए कुछ कमेटियां बनी थी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ये हम पंचायत वाले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला संविधान संशोधन लेते हैं जो कि है 74वां संविधान संशोधन 1992। यह अमेंडमेंट अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए लाया गया था, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, ये सभी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, नगर पालिका। तो इस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव हुआ? एक तो अर्बन लोकल बॉडीज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसमें 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं जिस पर म्युनिसिपैलिटीज जो है वो काम करेगी, उनको रिप्रेजेंट करेगी, उन पर कानून बनाएगी, नीतियां बनाएगी। क्लियर? अगला संविधान संशोधन है हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। इस अमेंडमेंट को एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब 8th क्लास तक की एजुकेशन को कंपलसरी बनाने के लिए लाया गया था। इस अमेंडमेंट से
एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट भी बनाया गया। और इस अमेंडमेंट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिसेंटली क्वेश्चन भी बने यहाँ से। आर्टिकल 21A इसके हिसाब से 6 से 14 की एज के जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको एजुकेशन देना कंपलसरी है और उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। इस अमेंडमेंट ने फंडामेंटल ड्यूटी में आर्टिकल 51A के तहत एक नई मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटी, उसको जोड़ा, जो कि माता पिता और अभिभावकों को यह जिम्मेदारी देता है कि वे अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दिलाने का प्रबंध करें। इसके अलावा इस अमेंडमेंट से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 45 को भी जोड़ा गया। तो ये कुछ हमको यहाँ पर देखिए बदलाव देखने को मिले संविधान के अंदर 86वें संविधान संशोधन के तहत। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 की। तो ये जो संविधान संशोधन लाया गया था वो स्टेट लेजिस्लेचर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नंबर को फिक्स करने के लिए लाया गया था। इस अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 160 में क्लॉज 1A को जोड़ा गया। यह क्लॉज कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे उनके मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेचर की सीट के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये कंडीशन जो है वो डाली गई 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के तहत। ठीक है, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नंबर को फिक्स करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में लाया गया था। नेक्स्ट आता है 92वें संविधान संशोधन 2003। ये जो संविधान संशोधन था ये बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए लाया गया था। बोडो लैंग्वेज जो है ये असम में बोली जाती है, डोंगरी लैंग्वेज जो है जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है, संथाली लैंग्वेज जो है झारखंड, वेस्ट बंगाल में बोली जाती हैं, मैथिली लैंग्वेज जो है ये बिहार के मिथिला एरिया में बोली जाती हैं स्पेशली। तो ये 92वें संविधान संशोधन जो है ना ये ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2006 की। ये जो संविधान संशोधन है इसे ओबीसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने के लिए लाया गया। इस अमेंडमेंट के तहत ओबीसी को गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 27% रिजर्वेशन जो है वो दिया गया। तो 93 संविधान संशोधन 2006 जो है ये ओबीसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने के लिए लाया गया था। आगे बात करते हैं अब हम 100वां संविधान संशोधन। देखिए 100वां संविधान संशोधन थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है क्योंकि 100 नंबर ही अपने आप में एक स्पेशल है। तो 2015 में देखिए ये अमेंडमेंट लाया गया। यह अमेंडमेंट इंडिया और बांग्लादेश देश के बीच लैंड एग्रीमेंट करने के लिए लाया गया था। देखिए इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको याद रखने का कि इंडिया और बांग्लादेश का जब मैच होता है तब भारतीय टीम जो है ना उसके प्लेयर शतक पे शतक बनाते हैं, 100 रन पे 100 रन बनाते हैं, मतलब सब प्लेयर की फॉर्म जो है वो वापस आ जाती है। तो इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हो कि भारतीय टीम, क्रिकेट टीम जो है वो सबसे ज़्यादा उसके प्लेयर शतक कब बनाते हैं? जब वो टीम बांग्लादेश के साथ खेलती है। एक ये स्टोरी है, इस दिमाग में थोड़ी पिक्चर बन गई है। तो जब भी आप 100वां आर्टिकल देखोगे तो बांग्लादेश आपके दिमाग में आएगा बस, तो बांग्लादेश से रिलेटेड है। तो ये अमेंडमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच लैंड एग्रीमेंट करने के लिए लाया गया। इंडिया और बांग्लादेश के बीच एनक्लेव टेरिटरीज को ट्रांसफर करने के लिए लाया गया था। एनक्लेव टेरिटरी का मतलब क्या होता है? ये किसी कंट्री के वह एरिया होते हैं जो चारों साइड से कोई अदर कंट्री से सराउंडेड होते हैं। इंडिया को 51 बांग्लादेशी एनक्लेव टेरिटरीज मिली, जबकि बांग्लादेश को 111 इंडियन एनक्लेव टेरिटरीज जो है वो मिली। इस अमेंडमेंट के तहत इंडिया और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की बाउंड्री है, जो कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 आपको याद रहेगा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच लैंड एग्रीमेंट करने के लिए लाया गया था। आगे बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन 2016, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016। यह अमेंडमेंट भारत देश में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया था। बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अमेंडमेंट ने इंडिया में जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया। आप सभी को पता ही है कि जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था उससे पहले इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस थे। इससे इंडिया का टैक्स सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। जीएसटी में कई सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया, जिससे इंडिया का टैक्स सिस्टम जो है काफ़ी सिंपल हो जाए। एक देश एक टैक्स जो है वो फंडा अपनाया गया, जो कि है जीएसटी। तो जीएसटी का एक नाम क्या हो गया? एक देश एक टैक्स। ठीक है, ये हमारी ट्रिक भी है। इससे हमारा संविधान संशोधन जो है वो भी याद हो जाएगा। देखिए हमको क्या लिखना है? एक देश एक टैक्स लिखना है। लिख लो इसको। वन देश की जगह पर हमने क्या लिखा? तो इंग्लिश में डी लिख दिया हमने। ठीक है, तो एक देश का हमने डी लिखा और फिर से एक टैक्स, तो एक लिखा और आखिरी में टैक्स लिख दिया हमने। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स 1D1 ऐसा दिख रहा है आपको। अब डी जो है
ये किस नंबर जैसा दिख रहा है हमको, 0 जैसा दिख रहा है, तो 101 ऑटोमेटिक हमारा बन गया। एक देश एक टैक्स, कौन सा, जीएसटी। तो अपने आप में ही वो नंबर को बता रहा है कि 101। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको याद रख सकते हो, रिलेट कर सकते हो। अब जीएसटी जो है ये भारत में देखिए कनाडा के टैक्स सिस्टम से इंस्पायर होके लाया गया था। असम जीएसटी को इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट बना था। कौन सा, असम। जीएसटी नंबर की बात करें हम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर की, तो ये 15 नंबर का कोड होता है। जो भी जीएसटी के लिए अप्लाई करता है, जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है, उसको ये नंबर जो है, जीएसटी नंबर जो है वो दिया जाता है। तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम 102वें संविधान संशोधन की तरफ, 2018, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018। तो ये संविधान संशोधन जो है ना, ये नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए लाया गया था। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास की बात करें तो ये जो कमीशन है, ये बैकवर्ड क्लासेस के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है और बैकवर्ड क्लासेस की पोजीशन को इम्प्रूव करना इसका लक्ष्य है। तो इस अमेंडमेंट के चलते, इस संशोधन के चलते नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो दिया गया और 2 नए आर्टिकल जो है संविधान में जोड़े गए, आर्टिकल 338B और आर्टिकल 342A। आर्टिकल 338B क्या बोलता है? ये जो आर्टिकल है ये नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के स्ट्रक्चर और वर्क को बताता है, आर्टिकल 338B। और 342A जो है ये आर्टिकल प्रेसिडेंट को किसी भी कास्ट को बैकवर्ड क्लास घोषित करने का राइट देता है। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को 14 अगस्त 1993 को स्टैब्लिश किया गया था। 2018 से पहले नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, संवैधानिक बॉडी नहीं थी। उसके बाद संवैधानिक दर्जा इसे मिल गया 102वें संविधान संशोधन के बाद। ठीक है, अगला हमारा अमेंडमेंट आता है 103। 103 तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हम, 104, 105 और 106 भी पढ़ेंगे। तो यहाँ से 100 से हमको पूरा सीक्वेंस से पढ़ना है, 100 भी पढ़ना है, 101, 102, 103, 104, 105 और 106। तो अभी 103 की बात कर रहे हैं। यह आया था 2019 में। यह अमेंडमेंट EWS कैटेगरी को रिजर्वेशन देने के लिए लाया गया था। EWS कैटेगरी में वे लोग आते हैं जो SC, ST और OBC का पार्ट नहीं है और जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है। इस अमेंडमेंट के जरिए भारतीय संविधान में EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन देने का प्रोविजन जो है वो ऐड किया गया। इस अमेंडमेंट के जरिए जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दिया जाएगा। इसके साथ साथ यह सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में भी दिया जाएगा। इस अमेंडमेंट के जरिए भारतीय संविधान में 2 नए आर्टिकलों को ऐड किया गया, आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6). आर्टिकल 15(6) क्या बोलता है? यह आर्टिकल EWS कैटेगरी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन देता है। वहीं आर्टिकल 16(6) जो है ये EWS कैटेगरी को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन देता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है 103। नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020। यह अमेंडमेंट SC और ST कैटेगरी के लोगों के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबली में रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए लाया गया था। SC ST कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्वेशन को 20 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब रिजर्वेशन को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया इस संविधान संशोधन के तहत। इस संशोधन के तहत एक और चीज की गई, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में एंग्लो इंडियंस की सीट के लिए रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया। पहले एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्वेशन जो था सीट्स के फॉर्म में वो हुआ करता था, बट अब 2020 के बाद से खत्म हो गया है। एंग्लो इंडियंस ये मिक्स्ड ब्रिटिश और इंडियन फैमिली के लोग होते हैं, तो इनका जो रिजर्वेशन वाला पार्ट था लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में वो इस अमेंडमेंट के बाद में खत्म कर दिया गया। तो 104वां संविधान संशोधन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं 105 की तरफ चलते हैं अब हम। 105वां संविधान संशोधन क्या बोलता है 2021? इसके तहत स्टेट को यह राइट मिल गया है कि वे अपने स्टेट में कौन से कम्युनिटी OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लास मानेंगे, ये स्टेट खुद तय कर सकता है। पहले यह राइट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, लेकिन अब स्टेट अपने हिसाब से OBC कम्युनिटी को चुन सकते हैं और उन्हें रिजर्वेशन और अदर फैसिलिटीज दे सकते हैं। इससे OBC कम्युनिटी को स्टेट लेवल पर ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा और उनके डेवलपमेंट में भी हेल्प होगी। तो ये 105वां संविधान संशोधन है। लास्ट डिस्कस करते हैं हम 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023। बहुत ही लेटेस्ट है ये। यह अमेंडमेंट वुमेन को रिजर्वेशन देने के लिए लाया गया। इस अमेंडमेंट से वुमेन्स को मतलब महिलाओं को लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा और दिल्ली असेंबली में 15 ईयर के लिए 1/3 रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा। ये मेंशन किया गया 106वें संविधान संशोधन के तहत। इस अमेंडमेंट के तहत भारतीय संविधान में बहुत से नए आर्टिकल भी ऐड किए गए, जैसे कि आर्टिकल 330A
और आर्टिकल 332 ए। 330 ए जो है ये आर्टिकल वुमेन को, महिलाओं को लोकसभा में रिजर्वेशन देता है, और आर्टिकल 332 ए जो है ये आर्टिकल स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा में वुमेन्स मतलब महिलाओं को रिजर्वेशन देता है। इस अमेंडमेंट को नारी शक्ति अधिनियम 2023 के रूप में भी जाना जाता है। तो बहुत ही लेटेस्ट है, एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये संविधान में जो भी संशोधन अभी तक हुए हैं उसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगभग 25-30 हमने संविधान संशोधन को डिस्कस किया। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, टू द पॉइंट हमने वो इन्फॉर्मेशन डिस्कस करी है जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अब आपको करना क्या है, इस टॉपिक का मैंने टेस्ट दे रखा है, टेस्ट वाले सेक्शन में जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है अच्छे से उसको आपने पढ़ लिया, तो अब टेस्ट लगाइए, आपसे सारे अच्छे से क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। बार बार टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिएगा, तभी ये क्वेश्चन जो है ना आपके दिमाग में सेट होंगे। ऐसे आप अमेंडमेंट को अगर याद करते रहोगे तो भूल सकते हो, पर टेस्ट अगर लगाते रहोगे ना तो एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, 100% बिल्कुल सही होगा। जैसे मान लो कि टेस्ट में आप बार बार एक क्वेश्चन लगा रहे हो कि 69वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है, तो दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देने से संबंधित है। मान लो आपने इसमें सही आंसर लगाया, तो आप बार बार लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ चुका है अब, तो जब भी ये एग्जाम के अंदर आएगा तुरंत आप सही आंसर टिक करोगे। इसीलिए टेस्ट की बार बार प्रैक्टिस करो। थ्योरी सेक्शन एक बार पढ़ लिया, मैंने कोशिश करी है कि हर एक संशोधन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया है, जिससे कि आपके दिमाग में उस क्वेश्चन से रिलेटेड इमेज बन जाए। बस यही एक सबसे बेस्ट तरीका है इसको दिमाग में रखने का और एग्जाम में इस टॉपिक का क्वेश्चन सही करने का। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, अच्छे से मेहनत करते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी।